चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम सुश्रुत सूत्र का 15 चैप्टर, जिसको लास्ट पार्ट हमारे पास कल हमारे पास जो रह गया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। ठीक है। तो श्लोक क्या लिखा है? रस निमित्तम एव स्थौल्य कार्श्यम च। ठीक है। स्थौल्य और कार्श्य का कारण रस मान रखा किसने? सुश्रुत ने। जब चरक की बारी आती है, चरक आहार और निद्रा को बोल रखा है, आहार एंड निद्रा। ठीक है। स्थौल्य कार्श्य का कारण। ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं? रस निमित्त। तो इसको रेफरेंस से पूछा, डैश निमित्तम एव स्थौल्य कार्श्यम च। तो वो क्या आंसर लगेगा? रस निमित्तम। ठीक है। अब अब देखो स्थौल्यता का कैसे स्थौल्यता होगा, वो हमें पता भी है चीजें ये। देखो, श्लेष्म आहार सेवन कर लिया, अधेशन, अध्यशनशीलस्य, फिर जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो दिन में सोए रहते हैं, ठीक है, जिसका आम रस रहता है, मधुर रसों का सेवन ज्यादा करते हैं, शरीरम अनुक्रामम, अति स्नेह हो, भाई मेदोन जन्यति, ज्यादा स्नेह करने वाली चीजें, मतलब स्नेह पैदा करने वाली चीजें, ज्यादा मेदस्वी चीजें, ठीक है, तत् अति स्थौल्यम आपाद्यते। इन सारी जगह कारणों से भाई स्थौल्य होता है। अब स्थौल्य से चीजें क्या होंगी, उसका आगे बता रखा है। क्या बता रखा है? तम अति स्थूलम। अब इस स्थूल बंदे को लक्षण कौन से मिलेंगे? ठीक है, ये सिम्टम्स आगे। क्षुद्र श्वास, पिपासा, क्षुत, स्वप्न, स्वेद, गात्र दुर्गंध्य, फिर क्रथन, गात्र साध, गदगत्वानि, क्षिप्रम एव आबिशंति। बोले बहुत जल्दी आके ये चीजें बैठ जाती है। क्षुद्र श्वास होते, पिपासा, भूख नहीं सहन होगी, भाई सोता रहेगा, भाई उसको दुर्ग शरीर से दुर्गंधता आएगी, हकलाएगा, बोलता होगा। ठीक है। सो कुमारयान में मेधसा की मेध से क्या हो जाता है? मेधस्वी क्या हो जाता है? सुकुमार हो जाता है। फिर सर्व क्रियासु असमर्था, सारी क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है। फिर और इसमें आगे जो रोग बता रखे हैं जो इनको होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमेह पीड़िका, ज्वर, बगंदर, विदृति, बात विकाराणाम, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। प्राप्य पंचतोम पायती, कि भाई मरने से पहले वो इन डिजीज से जाता है। प्रमेह पीड़िका उसको हो जाती है, भगंदर हो जाता है, ज्वर हो जाता है, भाई विदृति हो जाएगी, बात विकार हो जाएंगे। किसको? जो बहुत ज्यादा स्नेह करता है, जो मोटा आदमी है। ठीक है। फिर आइए आगे। इसके बाद कि भाई अब ये अति स्थौल्य तो हो गया, अब अति स्थौल्य की चिकित्सा भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि मोटे बंदे को छोड़ दें हम साइड में। तो चिकित्सा क्या बता रखी है? उत्पन्ने तु शिला जतु। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। उत्पन्ने तु शिला जतु, गुगलू, गोमूत्र, त्रिफला, लोह रसांजन। ठीक है। फिर आगे मधु, यव, मुद्ग, कोरदु, श्यामा, उद्दालक, विरूक्षण छेदनीय नाम द्रव्याणाम। कैसे द्रव्य बता रखे हैं? विरूक्षणीय और छेदनीय द्रव्य। तो स्थूल व्यक्ति को इन्होंने पहला तो एक योग बताया, कौन सा? शिला जतु वाला। फिर ये यहां से इनके मधु से क्या शुरू हो गए? ये अन्न, अन्न शुरू हो गया। ये जो है ये मेडिसिन हैं यहां तक। ठीक है। रसांजन तक जो है ये क्या है? मेडिसिन है। शिला जतु है, गुगलू है, गोमूत्र है, त्रिफला है, लोहरज है आपका, और रसांजन है। ये क्या है दोस्तों? ये मेडिसिन हैं। तो ये मेडिसिन वाला पार्ट आ गया आपका। दूसरा नंबर पे ये आहार वाला पार्ट आ गया कि खाने को क्या क्या देनी है उसको। फिर देखो विरूक्षण छेदनीय नाम द्रव्याणाम। भाई विरूक्षण छेदनीय द्रव्यों को प्रयोग करना है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेखन बस्ती उपयोग। कैसी बस्ती का वर्णन कर रखा है? लेखन बस्ती का। फिर आइए आगे। अब आता है पतले बंदे का कारण। पतले बंदे का कारण क्या बता रखा है? कि भाई कार्श्य वाले का तत्र पुनर्बातलाहार सेविनो, अति व्यायाम, अति व्यवाय, अति अध्ययन, शोक, भाई ध्यान, रात्रि जागरण करता है जो। ठीक है। वो उसको क्या हो जाता है भाई? शरीर उसका पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तस्माद अति कार्श्यम भवती। ये इन सारे कारणों से कृच्छ हो गया बंदा। सो अति कृच्छा, क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, वर्षा, इन सबको नहीं सहन कर पाएगा। ठीक है। बात, वर्षा, भार, बारेशु, असहिष्णु। फिर बात रोग परायो, अल्प प्राण क्रियासु। ठीक है भाई, बात रोगों से पीड़ित रहता है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है इनके रोग। कौन कौन से रोग हैं ये? श्वास, कास, शोष, प्लीहा, उदर अग्नि साध। ठीक है। गुल्म, रक्तपित्त, इनको हाईलाइट कर लेना। भाई प्रमेह पीड़िका, जर, भगंदर, ये किसको हुए थे?
स्थूल व्यक्ति को, उससे एंड में मरा था वो। कृच व्यक्ति किससे मरता है? काश, श्वास, शोष, प्लीहा, प्लीहोदर, फिर अग्निसाद, रक्तपित्त, इन सारे रोगों से उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्वम एव च अस्य रोगा बलवंतो, ठीक है। फिर सारे रोग एंड में ये कुछ नहीं, बलवान होके बंदा मर जाता है, कहानी ये है। अब कृच व्यक्ति की चिकित्सा, फिर से इन्होंने क्या किया? सबसे पहले किसका प्रयोग किया बेटा? औषधियों का। कौन सी औषधियां हैं? देखो जरा, पैस्या, अश्वगंधा, बिदारी गंधा, शतावरी, बला, अति बला। हमें पता ही है सारे के सारे ये द्रव्य जो हैं ये जीवनीय द्रव्य भी हैं, बल्य द्रव्य भी हैं, है ना? अगर आपको चरक सूत्रस्थान चौथा चैप्टर पता हो, क्षय बलाध्याय, तो पयस्या, अश्वगंधा, बिदारी गंधा, शतावरी, बला, अति बला, ठीक है। फिर मधुरा नाम अन्य साम औषधि नाम उपयोगा, और अन्य भी जो मधुर औषधियां हैं उनका उपयोग करना। फिर क्षीर, अब ये तो हो गया भाई मेडिसिन। इसके बाद क्या है आगे? क्षीर, दधि, घृत, मांस, शाली, षष्ठी, यब, गोधूमांच। कौन कौन सी चीजें खाने को दे रखी हैं? जो बंदे का, कृष्ण बंदे को हम देते हैं दूध, दही, घ्यो, वही चीजें, मांस मूस, है ना? तो देखो, क्षीर, दधि, घृत, मांस, शाली, षष्ठी, यब, गोधूमान, ठीक है। अब आइए आगे, दिवा स्वप्नम ब्रह्मचर्य और बृहण बस्ती उपयोगाश्च, ठीक है। कैसी बस्ती प्रयोग करो? इसमें एंड में बृहण बस्ती का प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे यब जो है इसको स्थौल्य और कार्श्य दोनों में दे रखा है, ऊपर लिख लेना आप चाहे, ठीक है। सुश्रुत ने यब बोथ में दिया है, मतलब बोथ मतलब स्थौल्य कार्श्य में। चरक ने गोधूम बोथ में दिया है, ठीक है। चरक ने क्या दिया है? गोधूम। सुश्रुत ने यब कब कर रखा है, क्लियर है। फिर आइए आगे, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। यह पुनर् उभय साधारणम आसेवेत तस्य अनरसा शरीरम अनुक्रमान समान धातु उपचुनौती, बोला जो बढ़िया से खाता है उसकी सम सम धातुएं पैदा होती हैं। सम धातु त्वान मध्य शरीर, उसका मध्य शरीर रहता है। सर्व क्रियासु समर्था, सारी क्रियाओं से समर्थ रहता है। क्षुत पिपासा शीत उष्ण इन सबको सहन करने वाला होता है। कौन? सा सतत अनुपाल्यति, कि भाई वो कॉन्टिन्यूसली अपना भाई अप्यायन या अपना पालन करता फिरता है, वो करता रहता है, ठीक है। फिर आइए आगे कि भाई ये रेफरेंस, अत्यंत ग्रहित वे तो सदा स्थूल कृशो नरा, इसको गोला कर लेना कि अत्यंत ग्रहित वे तो सदा स्थूल कृशो नरा श्रेष्ठा मध्य शरीरस्तु। फिर कृच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कृच्छा स्थूलातु पूजिता, कि भाई दोनों ही बहुत ग्रहित हैं। कौन? ग्रहित मतलब बड़े बेकार हैं, पेशेंट। कौन से पेशेंट? स्थूल भी और कृच्छ भी। स्थूल कृच्छो नरा, मध्यम शरीर वाला बोला सर्वश्रेष्ठ है, पहली चीज। दूसरा क्या बोल रखा है उन्होंने? कि भाई स्थूल और कृच्छ में भी अगर कोई श्रेष्ठ बोला गया तो वो कृच्छ बोला गया, ठीक है। कृच्छ स्थूलातु पूज्यति, ठीक है। और चरक ने क्या रेफरेंस दिया? सतत व्याधि बे तो स्थूल कृशो नरा सततम। आपको रेफरेंस पता होगा, चरक सूत्र स्थान 20 में 21वें चैप्टर का, ठीक है। 21वें 22वें चैप्टर का रेफरेंस है सतत व्याधि बेतो वाला, कि भी कॉन्टिन्यूसली व्याधि से युक्त रहते हैं स्थूल कृच जो भी है, ठीक है। दूसरा एक रेफरेंस आता है चरक का। चरक ने क्या बताया है? फिर को 2 मिनट विमर्श में देखते हैं। विमर्श में आपको विमर्श में देखा जाएगा बेटा, ये देखो, स्थौल्य कार्श्यम बरम कार्श्यम समुपकरणो ही तो, ठीक है। स्थौल्य कार्श्य बरम अगर ऐसा लिखा होगा तो चरक का रेफरेंस है। फिर कार्श्यम एवं बरम स्थौल्यम नाही, ये वाला रेफरेंस भागवत का है। पहले अगर भाई चरक मोटे थे, भागवत पतले, ऐसा याद रखना कि मतलब एक ही दोनों श्लोक का, लेकिन शुरुआत में मोटा वाला लिख रखा है स्थौल्य कार्श्य बरम, ऐसा लिखा है, या फिर कार्शियम एव बरम स्थौल्यम नाही, ये वाला लिखा है, ठीक है। तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, 43 नंबर रेफरेंस में, दोषा प्रकोपिता धातुन क्षपेत आत्म तेजसा, इतसु तेजसा बहनी रुका गति में विरोध का कुछ नहीं है, मिथ्याहार विहार करने वालों के भाई सारा कुछ हो जाता है। वैलक्षण शरीराणाम स्थायित्व तथा धातु ना परिणाम ना विद्यते, कुछ नहीं है ये भी। फिर आइए आगे, हम्म,
देखो, दोषादि नाम तू भाई इनको अनुमान से लक्षण करना। अप्रसन्न इंद्रिय वीक्ष्य पुरुषम कुशलो विषय की भी अप्रसन्न इंद्रिय होगा तो हमें समझ लेना चाहिए कि बंदा गया है, ये इसका मतलब दोषों की स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य रक्षण कुर्यात् स्वास्थ्य तो बुद्धिमान क्षपेद बृहंच अपि धातुना मलानाम। ठीक है, ये इन्होंने बोल रखा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में एक श्लोक आता है, समदोषा समागली सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना भाई आपका स्वस्थिति अभी अभी दिए थे। तो इस तरीके से आपका 15th चैप्टर आपका सारा का सारा ये खत्म होता है। अब आप एक पेज लगा लेना और उसमें अष्टांग हृदय का थोड़ा सा क्षय वृद्धि के बारे में हम लिखेंगे, अष्टांग हृदय के। ठीक है। ठीक है, पहला ये पहली चीज अष्टांग हृदय की लिखनी है बेटा। चलिए पेज पे लिखते हैं। नहीं ये जगह तो बनानी पड़ेगी। चलो, अष्टांग हृदय। ठीक है, वही आपको एक तो पहले पता ही है। धातुओं के कार्य रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के प्रीणम जीवनम लेपनम मैंने आपको बता रखा था। प्रीणम जीवन लेपन स्नेह धारण पूर्णे गर्भोत्पाद अष्टांग हृदय और शारंगधर दोनों का श्लोक है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्लेद वितरिति वाला वो भी लिखवा दिया था कि किस किस का बता रखा है। अब अष्टांग हृदय की एक चीज लिखना सबसे पहले कि भाई अस्थियों में बात दोष, ठीक है, स्वेद और रक्त में, स्वेद एंड रक्त में पित्त, और रस मांस मेद मज्जा शुक्र, रस मांस मेद मज्जा और शुक्र में कफ दोष। कफ का आश्रय। ठीक है, तो पहली चीज हमें पता चली ये। अब आगे लिखें आप बात वृद्धि का लक्षण। ठीक है, बात वृद्धि का लक्षण क्या बता रखा है कि भाई कार्श्य कार्श्य कार्षण्य निद्रा इंद्रिय नाश सेम एज चरक। ठीक है, सॉरी सेम एज सुश्रुत। बात वृद्धि सेम एज सुश्रुत। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पे पित्त वृद्धि। पित्त वृद्धि में सेम एज सुश्रुत। ठीक है, उसमें क्या हमने पढ़ा था, निद्रानाश। फिर इसमें क्या होता है बेटा, अल्प निद्रता। ठीक है, दोनों शब्दों को याद रखना, निद्रानाश हमेशा बात के साथ लगता है और अल्प निद्रता हमेशा पित्त के साथ लगता है। ठीक है, तो ये भी सेम है सुश्रुत। फिर कफ वृद्धि, सेम वही शौकल, मतलब सिर्फ लक्षण आगे पीछे कर रखे हैं, शौकल्य शैत्य आगे पीछे कर रखे हैं, निद्रा तंद्रा ये सारे के सारे लक्षण है श्वास काश। ठीक है, तो ये भी सेम है, लमसम सेम है। फिर आइए रस वृद्धि। इन्होंने बोला है सेम एज कफ, कफ के समान। तो कफ के लक्षण कौन से थे जो मैंने आपको बताया, सुश्रुत वाले भी कफ के समान लक्षण है। फिर आइए रक्त वृद्धि।
इसके लक्षण कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो एक कंफ्यूजन रहता है कि प्लीहा विदृति लिख रखा है, प्लीहा विदृति अलग अलग है, ये थोड़ा सा स्टिल अभी भी कंट्रोवर्शियल इशू है इसमें। ठीक है, तो रक्त वृद्धि में क्या क्या लक्षण है? विसर्प, प्लीहा विदृति, इसमें सारी डिजीज देखेंगे आप एंड में, कुष्ठ, फिर पात रक्त, गुल्म, उपकुश और कामला। ठीक है, रक्त नेत्रता। ठीक है, ये वाले लक्षण मिलेंगे और एक समूह। ठीक है, ये सिर्फ इसका रक्त वृद्धि ही याद करने वाला है। फिर मांस वृद्धि। मांस वृद्धि में इन्होंने क्या लक्षण बताया है बेटा? कि गलगंड अर्बुद, उदर वृद्धि आदि मांस। ठीक है, कोई याद करने का नहीं है, सिर्फ एक ही जो अलग है इसको गलगंड लिख लेना बस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गलगंड कौन सी वृद्धि से हुआ, क्या वो मेदो वृद्धि से है या वो मांस की वृद्धि से? तो ये गलगंड जो है ये आपकी भाई मांस की वृद्धि से बता रखा है। इसके अलावा अर्बुद और ग्रंथि और उदर वृद्धि। उदर वृद्धि है। ठीक है, आइए जरा अब मांस के बाद मेद वृद्धि। मेद वृद्धि के लक्षण क्या बताए हैं अष्टांग हृदय ने? मेद वृद्धि के बताए हैं श्रम श्वास, श्रम श्वास मत थोड़ा सा काम करेगा बंदे को सांस चढ़ जाएगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? स्फिक स्तन उदर लंबनम, ये से लटक जाएंगे। स्फिक स्तन उदर लंबनम। फिर आइए आगे, मेद वृद्धि के बाद अस्थि वृद्धि। अध्यस्थि, आदिदंत, मतलब आदि के ऊपर एक और दांत निकल आना। ठीक है, मतलब एक दांत के ऊपर एक और दांत निकल आना, उसको आद्य 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 दंत या आदिदंत बोला जाता है। ठीक है, फिर आइए आगे, मज्जा। मज्जा वृद्धि का लक्षण क्या बता रखा है? वही मैंने आपको बताया कि जब भी मज्जा की बारी आती है तो किसका लक्षण मिलेगा? सर्वांग नेत्र गौरवम, वही वाला रेफरेंस है ना, कुछ वही चीज है ना, सर्वांग नेत्र गौरवम हमने इसमें सुश्रुत में कल पढ़ा। इसका भी वही है, नेत्र गौरवम। और दूसरा पर स्थूल मूल की पीड़िकाएं। पर में स्थूल मूल की अरुंशिकाएं, अरुंशिका। ठीक है, मज्जा के बाद एंड में आता है शुक्र, शुक्र वृद्धि। शुक्र वृद्धि में जो है सेम एज, ऐसा समझ लो शुक्र आशुमरी और अति स्त्री कामता दो ही एक लक्षण है। अति स्त्री कामता और दूसरा शुक्र आशुमरी। ठीक है, फिर अब हमारे पास बच गए कौन से वाले? हमारे पास बच गए अब पुरीश वृद्धि। ठीक है, तीन वृद्धियां बच गई, एक पुरीश वृद्धि, एक मूत्र वृद्धि और एक स्वेद वृद्धि। ठीक है, तो पुरीश वृद्धि जो है उसका क्या बता रखा है इन्होंने? पुरीश वृद्धि में आदमान अटोप, आदमान अटोप
गौरव, वेदना। मूत्र वृद्धि में बड़ा इंपॉर्टेंट है मूत्र वृद्धि का। मूत्र वृद्धि, मूत्र वृद्धि में बस्ती निस्तोद और एक कृत्य अपि अकृत्य संज्ञा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस्ती निस्तोद और कृत्य अपि, ठीक है, कृत्य अपि अकृत, मैंने इसको अलग अलग शब्दों में लिखा है, संज्ञा। क्लियर है? कृत्य अपि अकृत संज्ञा, इसको मैं पूरा वर्ड्स में अगर मैं इसको कलेक्ट करूं, रिकलेक्ट करूं इसको, मैं पूरे द्वारा से लिखता हूं। इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, कृते अप्य अकृत, इकट्ठा ही शब्द है, ठीक है, संज्ञा। ठीक है, इसमें कृत्य अपि अकृत संज्ञा, ये मतलब यूरिन किया भी है पास, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं पास किया। ठीक है, ये सेम लक्षण एक अतिसार में भी मिलता है। कौन से अतिसार में मिलता है जी? कफज अतिसार में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कृत्यपि अकृत संज्ञा, ये रेफरेंस दिया था सुश्रुत ने। अ, सुश्रुत ने ही दिया था अतिसार के संदर्भ में, है ना? सुश्रुत ने ही दिया था अतिसार के संदर्भ में कृत्यपि अकृत संज्ञा। अच्छा जी, बेगा शंकी, उन्होंने बेगा शंकी दिया था। सुश्रुत चलो। ने बेगा, चरक ने कृत्यपि अकृत संज्ञा बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने ये चरक का है कफज अतिसार में, और सुश्रुत ने बोला था इस पे बेगा शंकी। सुश्रुत कफज अतिसार में बेगा शंकी शब्द दे रखा है, बेगा शंकी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। भाई मूत्र के बाद हमारे पास लास्ट में बचा भाई स्वेद। स्वेद वृद्धि जो हमने वहां पे भी पढ़ा था, क्या होगा? स्वेद ज्यादा हो जाएगा तो दुर्गंधता आएगी, कंडू होगा, अति स्वेदन होगा, वही। ठीक है, तो दुर्गंध्य, कंडू, और लास्ट में आपका आता है अति स्वेद। इस तरीके से हमारा ये खत्म हुआ क्या? वृद्धि वाला पार्ट। ठीक है, तो वृद्धि वाले पार्ट में हमने सिर्फ रक्त वृद्धि और मांस वृद्धि, इन दोनों को ध्यान में रखना है, और इनके रोग जो बता रखे हैं इनको हमें फोकस में रखना है। ठीक है, बाकी आप आराम से पकड़ लेंगे सबको। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है दो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए जरा अब आगे, अब आता है भाई क्षय के लक्षण। सबसे पहले बात क्षय। बात क्षय जो है, इसमें हमने क्या पढ़ा था वहां पे? मैम, ठीक है, यहां पे क्या बता रखा है? अंग साध अल्पभाषी। इंपॉर्टेंट, अल्पभाषी का मतलब है कि भाई बोल ही नहीं पा रहा बंदा, कुछ कम बोलता है। फिर इसके अलावा संज्ञा मोह, और एक और शब्द लिखा है इन्होंने, कफ विकार। ये बात क्षय में है। फिर पित्त क्षय। पित्त क्षय में क्या है? वही निष्प्रभत्वम, और सेम एज, मतलब इसको मैं सेम एज सुश्रुति ही बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? निष्प्रभत्व और मंद ऊष्मांगिकता, वही है। इन्होंने अग्निमांद्य और प्रवाहानि, एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, फिर कफ क्षय का, कफ क्षय के लक्षण, एक इंपॉर्टेंट लक्षण है इसमें। एक तो वही है ना हमें, भाई अमाशय त्रिश्लेषमाशय शून्यता, है ना, अमाशय से अलग। ठीक है, तो यहाँ पे श्लेषमाशय शून्यता तो यहाँ पे है, लिख देता हूं मैं।
श्लेषम, आशय, शून्यता। ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक लक्षण, दो लक्षण इंपॉर्टेंट है। एक हरितद्रव, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। और एक श्लथ संधिता, श्लथ संधिता, ये कफ क्षय का है। अब इसी तरीके से रस क्षय आता है। रस क्षय में क्या बता रखा है इन्होंने, सेम एज चरक है। जो चरक ने बताया है, क्षय चरक सूत्र सांस 17 में। ठीक है। क्या शब्द असहिष्णुता, भाई बंदे को डीजे के साउंड सुना अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हो सहिष्णुता है, ठीक है, असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता। फिर इसके अलावा ग्लानि, इसके अलावा आपका रुक्षता और शोष। फिर आता है रक्त क्षय। रक्त क्षय का लक्षण सेम एज सुश्रुत। क्या, शिरा शैथिल्य, अमल शिशिर प्रार्थना, ठीक है, ये वाले रुक्षता रक्षता टाइप के, ठीक है। फिर आइए आगे, मांस क्षय। मांस क्षय का क्या लक्षण बता रखा है, गंड स्फिक शुष्कता। इंपॉर्टेंट एक है अगला वर्ड, संधि वेदना। श्लथ संधिता कफज क्षय का था, संधि वेदना मांस क्षय का है, ठीक है। फिर मेद क्षय। इसका एक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, कटी शून्यता। ये आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन ये बड़ा एक अटपटा सा वो है, हमें कभी भी ध्यान में नहीं आएगा कि ये मेद क्षय के साथ जा रहा है। ठीक है, कटी शून्यता। तो कटी शून्यता दूसरा नंबर पे, प्लीहा वृद्धि तीसरे नंबर पे, कृच्छांगता। ठीक है, कटी शून्यता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेद क्षय के साथ। फिर अस्थि क्षय की बारी आती है। अस्थि क्षय में तो एक तो अस्थि निस्तोध, और दूसरा वो जो, क्योंकि आपको पता ही है जब अस्थि क्षय होगा तो क्या होगा बेटा, बाल बूल भी तो गिर ही जाएंगे। ठीक है, दंत कश केश नख आदि का भाई गिरना, शाद, ठीक है, दंत, नख, केश, शाद, कोई याद करने वाला नहीं है, ठीक है, सिर्फ अस्थि निस्तोध को रखना है हमें। फिर अगला आता है हमारा मज्जा। मज्जाक्षय की जब बारी आती है, तो मज्जाक्षय के लिए इन्होंने मैंने बोला एक आंखों वाला लक्षण हमें मिलेगा। मज्जा होता कहां पे, बोन्स के बीच में है, तो भाई अस्थि सौशीर्य, अस्थि सौशीर्य, सौशीर्य का मतलब होता है खाली रहना, ठीक है, अस्थि सौशीर्य। और इंपॉर्टेंट लास्ट में आता है तिमिर दर्शनम। ठीक है, मज्जा के बाद लास्ट में है हमारा शुक्र क्षय। शुक्र क्षय में सेम एज चरक, लेकिन सिर्फ एक लक्षण अलग है, सॉरी, सेम एज सुश्रुत, सेम एज सुश्रुत, बट एक लक्षण जो एक्स्ट्रा है इसका, मेड से धूम इव प्रतीति होना, कि धुआं निकल रहा है, धूम इव प्रतीति।
ठीक है, धूमि प्रतीति होना, ये किसका है? शुक्र क्षय का, कि मीटर से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये अलग से है एक। फिर आइए, अब एक हमारे क्षय बच गए, हमारे तीन क्षय बच गए हैं, उनके बारे में। पुरुष क्षय, पुरुष क्षय में हमारे पास क्या मिलेगा? ठीक है, पुरुष क्षय में क्या मिलेगा लक्षण? वायु का वायु स शब्द विचरण, मतलब पेट में गुड़गुड़ की साउंड होगी एक। और दूसरा हृत पार्श्व पीड़ा। फिर पुरुष क्षय के बाद अगला आता है आपका मूत्र क्षय। इसका लक्षण क्या है? रक्त आगम। दूसरा मूत्र कृच्छ। तीसरा विवरणता। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्वेद क्षय। लमसम सेम है, सुश्रुत है। रोम च्युति, स्तब्ध रोमकूपता, रोम च्युति, स्तब्ध रोमकूपता, और त्वक स्फुटन। ठीक है, ये इनके क्षय वृद्धि का खत्म होता है। इंपॉर्टेंट आती है चिकित्सा सूत्र। इन्होंने इनका, जैसे हमने स्वयोनि वर्धन द्रव्यों का प्रयोग करो या क्षपण कर दो, हमने ये पढ़ा था सुश्रुत में। लेकिन चिकित्सा का पाठ जो इन्होंने बता रखा है, अष्टांग हृदय ने बता रखा है। ठीक है, तो चिकित्सा इनकी क्या है? सबसे पहले मतलब बताई बीच बीच की है, सबकी नहीं बताई। सबसे पहले रक्त वृद्धि की चिकित्सा। क्या चिकित्सा बताई है रक्त वृद्धि की? रक्त विस्रावण और विरेचन। दूसरे नंबर पे आता है मांस वृद्धि। इसकी क्या चिकित्सा बताई है? शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म। सेम एज चरक। चरक ने भी सूत्र स्थान में यही तीन चीजें बताई हैं। तीसरे नंबर पे आता है मेद वृद्धि। चिकित्सा बताई है मेद वृद्धि की, कृच्छता कारक योग। फिर मेद के बाद अस्थि क्षय की, अस्थि क्षय। ये अभी तक वृद्धि का था, अस्थि क्षय की क्या है? दुग्ध घृत सेवन, और दूसरा तिक्त रस बस्ती। फिर आइए अगला, पुरुष वृद्धि। इंपॉर्टेंट, अतिसारवत, अतिसार के समान चिकित्सा करनी है इसकी। मूत्र वृद्धि, प्रमेह चिकित्सा। ठीक है, फिर पुरुष क्षय।
पुरुष क्षय की है, यब गोधूम का सेवन करो, यब गोधूम सेवन, ठीक है। और मूत्र क्षय की, मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा। अब आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मूत्र वृद्धि है तो प्रमेह के समान चिकित्सा बता रखी है, और मूत्र क्षय है तो मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा। और सबसे लास्ट में स्वेद क्षय, जो सेम एज सुश्रुत है, जो सुश्रुत ने बताया था। क्या बताया था सुश्रुत ने? अभ्यंग उपयोग करो, फिर उसके बाद स्वेदन करो, वही बता रखा है इन्होंने। इसके अलावा मद्यपान बताया इसमें, लिख लो। व्यायाम, अभ्यंग, स्वेदन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मद्यपान। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्षय वृद्धि का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, अष्टांग हृदय का। तो इसमें अष्टांग हृदय में हमें याद कौन सा रखना है दोस्तों? देखो, ना बात वृद्धि, ना पित्त वृद्धि, ना कफ वृद्धि, हमें याद रखना है रक्त वृद्धि को। ठीक है, रस वृद्धि भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्त वृद्धि, रक्त वृद्धि का क्या है? सारे के सारे डिसऑर्डर है पैथिक। विसर्प हो गया, बात रक्त हो गया, गुल्म हो गया, कुष्ठ हो गया, कामला हो गया, उपकुश हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे। और प्लीहा विदृति, ठीक है, और रक्त नेत्रता। भाई जब बारी थी मांस वृद्धि की, तो यहाँ पे कौन सा? गलगंड अर्बुद वाला गलगंड इसमें है। बस ये याद रखना हमें। उदर वृद्धि, अगर उदर लंबनम बोला गया तो मेदो वृद्धि का है। फिर भाई हमारा आगे शुक्र, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। मज्जा याद रखने की जरूरत नहीं है। पुरुष वृद्धि, इसमें आदमान अटोप दोनों है, ठीक है, हालांकि सुश्रुत ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। और मूत्र वृद्धि का कृत्य अपनी अकृत संज्ञा, ये चरक ने बताया है। किसका? कफजाति सार का। सुश्रुत ने कफजाति सार को क्या बोल रखा है? बेग आशंकी। ठीक है, कि भाई बेग कर भी लिया, फिर भी आशंका रहती है कि अभी कुछ पार्ट रह गया है पास ऑन करने को। फिर इसके बाद अगला आता है स्वेद। ठीक है, स्वेद वृद्धि का क्या है? कि भाई दुर्गंधे होगा, कंडू होगा, ये याद रखने की जरूरत है नहीं। फिर बात क्षय, बात क्षय में हमें संज्ञा मोह कफज विकार होंगे, कोई याद नहीं करना। पित्त क्षय याद नहीं करना। भाई इंपॉर्टेंट है श्रथ संगीता संधिता और हृदय द्रव्य, ये किसका लक्षण है? ये कफ क्षय का लक्षण है। फिर भाई रस क्षय का सेम चरक है। शब्द असहिष्णुता वो वाला, रोक्ष रूक्ष ग्लानि शोष, है ना। भाई रक्त क्षय का सेम है सुश्रुत है, सिरा से थिल्य वाला। फिर भाई हमारा मांस क्षय का लक्षण क्या है? संधि वेदना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, गंड स्पिक इन सब की शुष्कता तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है संधि वेदना। मेद क्षय का है कटी शून्यता, ठीक है, और कृच्छांगता। फिर अस्थि क्षय का है अस्थि निस्तोद वाला। फिर मज्जा क्षय का अस्थि शोषिर्य हमारे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा था पुरुष क्षय। पुरुष क्षय में हमें अलग से, तो इसमें पुरुष क्षय में था नहीं, को जो वायु निकलती है आराम से, हृदय पार्श्व में पीड़ा हो रही है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। मूत्र क्षय होगा तो मूत्र कृच्छ का लक्षण मिल जाएगा। चिकित्सा भी क्या करेंगे? मूत्र कृच्छ के समान ही करेंगे। भाई हमारा जो मूत्र वृद्धि है, इसकी चिकित्सा किसके समान करेंगे? प्रमेह के समान करेंगे। पुरुष वृद्धि जो है, इसकी चिकित्सा किसके समान करेंगे? अतिसार के समान। पुरुष का अगर क्षय हो गया तो किसका सेवन कराएंगे? यब गोधूम सेवन कराएंगे, है ना। और आपका जो और क्या है, रक्त वृद्धि की चिकित्सा विरेचन और रक्त विस्रावण बताई है। मांस वृद्धि की चिकित्सा शस्त्र क्षाराग्नि बताई है। मेद वृद्धि की भाई आपके कृच्छता कारक योग हैं। अस्थि क्षय का क्या है? तिक्त रस वाली बस्तियां और आपका दुग्धकृत सेवन, है ना। तो ये सारे के सारे। और स्वेद की चिकित्सा में मद्यपान बता रखा है, ठीक है, स्वेद क्षय की स्थिति में। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा ये खत्म होता है 15 चैप्टर तक। अब हम, आज है हमारा बुधवार ना, हम ट्यूसडे से ही अब 16 चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे तक मैं क्लास शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। तो ट्यूसडे से हम शुरू करेंगे 16th चैप्टर। अगर हुआ तो हम सैटरडे संडे को एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं। संडे को हम क्लास कर लेंगे। आज बुधवार है ना, वीर शुक्र। वैसे फ्राइडे को आप टेस्ट दे सकते हैं, तो फ्राइडे को आप टेस्ट, पहले 15 चैप्टरों का टेस्ट रेडी रखें। और सैटरडे से हम शुरू कर देंगे 16 चैप्टर, ठीक है, 16 17 उसको कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।